ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करीब 2.25 साल पहले इस गुनाह की शुरुआत हुई थी, जब दिनेश शर्मा नामक इस शख्स पर एक लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा। पुलिस ने अपनी जांच की और फिर दिनेश शर्मा को जेल भेज दिया गया और इसी दौरान शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। रेप के मामले में रुपए लेकर राजीनामा कराने का खेल। एक तरफ पुलिस जांच तो दूसरी ओर ब्लैकमेलिंग का खेल। इस शख्स का नाम है दिनेश शर्मा। दिनेश का आरोप है कि साझेदार प्रॉपर्टी डीलरों, 2 पत्रकारों और एक दलाल ने उसे बलात्कार के झूठे मामले में फंसाया था। बाद में 7 लाख रुपए लेकर कोर्ट में बयान बदले गए, फिर राजीनामा हुआ। मामला अक्टूबर 2014 का है। प्रॉपर्टी व्यवसाय के साझेदार सियाराम और ताराचंद के साथ विवाद के बाद बलात्कार की एक घिनौनी साजिश रची गई। दौसा निवासी पीड़ित दिनेश शर्मा के मुताबिक पत्रकार राजेश अवस्थी और मनोज अवस्थी के सहयोग से दलाल मनमोहन ने एक युवती से संपर्क करवाया। युवती ने पीड़ित के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजे और फिर दोस्ती का नाटक किया। बाद में नौकरी के बहाने उसने पीड़ित से मुलाकात की और दिनेश शर्मा के पास आई। षड्यंत्र के मुताबिक युवती ने सहमति से दिनेश शर्मा के साथ शारीरिक संबंध बनाया और थोड़ी ही देर बाद गांधीनगर थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पीड़ित दिनेश शर्मा का आरोप है कि गांधीनगर थाने में तैनात कांस्टेबल राम सिंह ने उसे राजीनामा करने के बहाने बुलाया। पुलिसकर्मी ने थाने के बाहर चाय की दुकान पर 2.5 लाख रुपए भी दिए और उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया। 4 महीने जेल में रहने के बाद दिनेश शर्मा के परिजनों ने युवती को 7 लाख रुपए दिए और फिर रुपए लेने के बाद युवती ने कोर्ट में बयान बदले और राजीनामा किया। झूठा मुकदमा दर्ज कराया था मेरे खिलाफ, जिसमें मेरे को यहाँ सेटलमेंट के लिए यहाँ के पुलिस से कर्मचारी एवं लड़की के दलाल एवं लड़की के वह कह रहा हूँ, मेरे को वहाँ पे बुला लिया। कहाँ पे? रिश्तेदारों को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में। ट्रांसपोर्ट नगर में 7 लाख रुपए की डिमांड रखी हमारे ऊपर झूठी FIR पे। हमने कहा हमारे खिलाफ हमें ऐसा कोई मेरे को खिलाफ मुकदमा किया ही नहीं, मैंने ऐसा कर्म, तो मेरे का मुकदमा कैसे दर्ज हुआ मेरे खिलाफ? फिर उन्होंने 7 लाख रुपए मेरा सेटलमेंट करा लिया वहाँ पे, ठीक है। राम सिंह करके कांस्टेबल था। फिर मेरे को पैसे लेके, मैं उस दिन मेरे बैंक से पैसे निकलवाए मैंने, वो मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है। मैंने पैसे लेके आया सुबह यहाँ पे, तो मेरे को तो बंद करा दिया। 2.5 लाख रुपये राम सिंह ने लेके और मेरे को बंद करा दिया और मेरे को जेसी भेज दिया। यहाँ आपको बता दें कि लड़की की ओर से पुलिस में जो पता बताया गया वो भी पड़ताल में फर्जी ही साबित होता है। सामने आया है कि लड़की ने अपना पता अलवर के काला कुआं में होना बताया, लेकिन जिस मकान नंबर को बताया गया वो मकान नंबर उस इलाके में ही नहीं है। पता चला है कि SOG की दखल के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर दिनेश शर्मा की रिपोर्ट दर्ज की। दिनेश के मुताबिक वो पिछले 1 साल से थाने से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक गुहार कर चुका, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। आखिर में जब उसने SOG से गुहार की तो फिर गांधीनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बलात्कार के इस प्रकरण की जांच के दौरान हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। जांच के दौरान पीड़ित युवती का नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर सब फर्जी पाए गए। युवती ने खुद को अलवर निवासी बताया, जबकि वो जगतपुरा की रहने वाली थी। युवती के पास मिले मोबाइल की सिम भी फर्जी दस्तावेजों से हासिल की गई थी। इस वजह से बलात्कार के उस मामले पर भी पुलिस ने FIR लगा दी। अब इस प्रकरण की जांच गांधीनगर थाने की सब इंस्पेक्टर
सुषमा चौधरी के अधीन है। डीसीपी ऑफिस से परिवाद प्राप्त हुआ है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर मुझे तफ्तीश दी गई है। परिवादी को अब बुलाया गया है, उसके बयान लेने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या है परिवाद में पड़ेगा? उनके खिलाफ कोई पहले मैटर हुआ था 2014 में, उसके मामले में दिए। अब हालांकि पुलिस अपनी जांच की बात कह ले, लेकिन पीड़ित का कहना है कि उसके साथ जो ब्लैकमेलिंग की वारदात हुई है, उस मामले पर उसे इंसाफ चाहिए। रिकॉर्ड है मेरे पास हर चीज़ का, मेरे पास पैसे लेने वाले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, सबकी मेरे पास सब मिलेगा। मेरे पास आईओ का सब मिली वक्त में मेरे साथ जालसाजी में फंसाया गया था मेरे को, सबका है मेरे पास। यहाँ पे तो एक आदमी का है मेरे पास, इसमें तो बाकी सीढ़ियाँ बनी हुई है मेरे पास, लेने वाले देने वालों की सबकी। तो सोलंकी वकील करके उसका दलाल था, एक लड़की था मुकेश कुमार रेगर, एक लड़की का दलाल था। उन्होंने मेरे को मैं तो अंदर हो गया और मेरे भाइयों रिश्तेदारों से 7 लाख रुपए लेके राजीनामा कर दिया कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद में जांच में पाया गया तो फर्जी नाम, फर्जी एड्रेस, फर्जी आईडी, फर्जी लोकेशन, फर्जी घटना, मतलब जहाँ मेरा जहाँ से उठाना बताया वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकरण में लिप्त पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की मुसीबतें अब बढ़ गई हैं। पीड़ित दिनेश शर्मा का दावा है कि उसके भाई के पास सारे दस्तावेज तो हैं ही, साथ ही जहां जहां पुलिसकर्मियों और युवती को रुपए दिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इस मामले में एक वकील की भी लिप्तता सामने आई है और जाहिर सी बात है कि जांच के बाद कई पुलिसकर्मियों, वकीलों और पत्रकारों पर कांच गिरने वाली है। जयपुर से रामस्वरूप के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी रामस्वरूप का। रामस्वरूप, पूरी तस्वीर यहां साफ हो चुकी है, पुलिस के पास ये पीड़ित पहुंच चुका है। पुलिस डीसीपी ये कहते हैं कि वो इस पूरे मामले की तफ्तीश करवा रहे हैं। आखिर कहां तक पहुंची है ये जांच? देखिए, इस बार की जांच अभी शुरू हुई है और जो पीड़ित थे उसके बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस टाइम जितने भी अधिकारी थे उस संपर्क में थे, यानी कि थाना प्रभारी, जांच अधिकारी और जो कांस्टेबल उनको बुलाया, जिन्होंने थाने पे उनको बुलाया था। हालांकि बहाना था पैसे लेकर राजीनामा करने का, लेकिन पुलिस ने राजीनामा के बजाय पैसे भी ले लिए और उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि ये सारा एपिसोड जो है वो जेल में जाने के बाद भी लगातार ये साजिश रची हुई थी और बाद में जब पुलिस के जो अधिकारी है उनको जब भी पैसे दिए गए तब उस पीड़ित के भाई ने सारी चीजों का रिकॉर्डिंग की है। रामस्वरूप, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जब शुरुआती दौर में मामला दर्ज हुआ था, जब लड़की ने दुष्कर्म का मामला पुलिस में दर्ज करवाया था, उस समय पुलिस ने इसे 4 महीने के करीब जेल जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब जांच हुई थी पुलिस की और जब बाद में ये चीज सामने आई कि जो पीड़ित लड़की है उसका पता, नाम और सारी चीजें फर्जी निकली हैं, तो क्या ये जांच शुरुआती दौर में नहीं हुई थी? शुरुआत में जो भी जांच हुई है उसमें पुलिस की पूरी तरह से मिलीभगत इसमें पाई गई है, क्योंकि जैसे ही लड़की ने थाने में पहुंच के मुकदमा दर्ज कराया और अपना नाम पता बताया और खुद को जो दलाल थे उसने परिजन बताया, पुलिस ने इस बात की तस्दीक बिल्कुल भी नहीं की लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसका नाम क्या है, उसके परिजन क्या करते हैं। जो व्यक्ति बयान देने के दौरान महिला के उस युवती के साथ में आया था वो एक दलाल था, जबकि उसने ये कहा कि वो उस लड़की का, उस युवती का जो है परिजन है। जब और पुलिस ने थाने में बयान होने के बाद और कोर्ट में बयान होने के बाद भी उस युवती को उस युवक यानी कि उस दलाल के हवाले पुलिस के द्वारा किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट को भी इस पूरे साजिशकर्ताओं ने कोर्ट को भ्रमित किया, यानी कि जो कोर्ट में बयान दिए गए वहां पर भी सारे नाम पते गलत हैं। जो वकील ने अटेस्टेड किया है, जिसने बयान दिलवाए हैं, उसने भी जानबूझ के इस पूरे मामले पर पर्दा डालते हुए भी झूठे मुकदमे को यहाँ ये माना जाए कि शुरुआती दौर में ही पूरी साजिश, जो पहली एफआईआर जब लड़की ने कराई थी उसी समय पुलिस और दूसरे लोगों ने मिलकर उसी समय साजिश की पूरी बुनियाद तैयार कर दी थी।
बिल्कुल साजिश शुरुआत से ही थी, क्योंकि दो प्रॉपर्टी डीलरों से जब उनका विवाद हुआ पैसों को लेन देन का, तब वो दोनों प्रॉपर्टी डीलर दो कथित पत्रकारों के पास गए, बोला हमें इस मामले में क्या करना चाहिए। तो पत्रकारों ने ही उनको राय दी कि किसी लड़की से दुष्कर्म के मामले में इसको फंसवाया जाए, उसके बाद ही उसके जो पैसे उनमें फंसे हुए हैं वो उनको निकाल सकते हैं। उसके बाद एक लड़की जो देह व्यापार में लिप्त थी, उसके जो दलाल है उसके जरिए उस युवक से संपर्क करवाया गया, दोस्ती करवाई गई। बाद में जब उनमें शारीरिक संबंध बने सहमति से, उसके बाद इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। शुक्रिया रामस्वरूप मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहां जब गुनाह की साजिश रची गई तो कई लोगों ने अपने किरदार निभाए। इस पूरे खेल में वकील हो या पत्रकार या फिर पुलिसकर्मी, सभी ने अपनी जेब गर्म की और एक शख्स को 4 महीने 10 दिन तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। जाहिर है अगर पुलिस पहले ईमानदारी से अपनी पड़ताल करती तो शायद ये दास्तां भी तैयार ना होती। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।